नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2018 पेपर के कंसर्न सब्जेक्ट से संबंधित हिंदी के 10 अंक के प्रश्नों के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने जा रहे हैं। दोस्तों यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। केवीएस पीआरटी के पेपर में हिंदी दो प्रकार से पूछी जाती है। पहला, पार्ट 1 में जनरल हिंदी के नाम से, जिसे सामान्य हिंदी कहते हैं। जैसे कि आपने जब केवीएस पीआरटी के लिए आवेदन किया होगा या फिर भविष्य में कभी करेंगे तो उसमें पूछा जाता है कि आप हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं या नहीं। तो उसके लिए आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए हिंदी और इंग्लिश से 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं पार्ट 1 में, जिसे हिंदी प्रोफिशिएंसी या फिर सामान्य हिंदी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा, कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि संबंधित विषय से रिलेटेड जितने भी विषय आप प्राइमरी में पढ़ाने हैं आपको, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पार्ट 2 में फिर से संबंधित विषय के अंतर्गत आपसे हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 बार हिंदी का पेपर क्यों दिया गया है। एक बार 10 अंक के आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए, और दूसरी बार 10 अंक के प्रश्न आपके सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि संबंधित विषय से 10 अंक के हिंदी के प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पूछा गया है, रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सरल या फिर इसी को साधारण भी बोला जाता है। तो सरल और साधारण तो एक ही है। ठीक है, तो इसमें से तो एक तो पहले ही काट दीजिए। ठीक है, पहला होता है सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र वाक्य। अब इन तीनों में जो वाक्य हमें दिया गया है यहाँ प्रश्न में, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, ये कौन सा वाक्य है ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जैसे कि मैं बोलूं कि बिजली चमकती है, यहां पर चमकने का काम कौन कर रहा है? बिजली। तो बिजली कर्ता हो गई, और क्या काम हो रहा है? चमकने का काम हो रहा है, तो चमकना क्रिया हो गया। ठीक है, तो एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य इसमें जुड़े होते हैं, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्य होता है, उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरा नाम नीरज है, ये एक पहला वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य मैं बोलूं कि मैं आपको केवीएस पीआरटी की तैयारी करा रहा हूं। देखिए, 2 वाक्य मैंने बोला आपको, पहला मेरा नाम नीरज है और दूसरा मैं आपको केवीएस पीआरटी की तैयारी करा रहा हूं। अब इन दोनों वाक्यों को मैं अगर एक साथ बोलना चाहूं तो बीच में कुछ ना कुछ तो हमें लगाना पड़ेगा, योजक शब्द, जो कि दोनों वाक्यों को कनेक्ट करेगा। तो अब क्या हो जाएगा? मेरा नाम नीरज है और मैं आपको केवीएस पीआरटी की तैयारी करा रहा हूं। बीच में मैंने क्या लगाया? और लगाया। तो ऐसे शब्द जो कि 2 सरल उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे योजक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसको पहचानने की ट्रिक होती है। जैसे कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसको देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये सरल है, संयुक्त है या फिर मिश्र है। तो संयुक्त को पहचानने की मैं शब्दों का बता रहा हूं। जैसे देखिए, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सभी अगर योजक शब्द आते हैं तो वो हमेशा संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, देखिए यहां पर जो मैंने आपको बताया, क्या उनमें से कोई भी एक शब्द यहां पर आया हुआ है? नहीं आया हुआ है, ये जब आया हुआ है। ठीक है, और यहां पर देखिए पहला वाक्य दिया गया, लोग तभी गिरते हैं, और दूसरा असावधान होते हैं। तो ये दोनों वाक्य सरल वाक्य नहीं है, इस वजह से संयुक्त वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। साधारण तो पहले ही गलत हो गया, संयुक्त भी नहीं होगा। ठीक है, और सरल भी नहीं होगा। क्यों सरल नहीं होगा? क्योंकि यहां पर 2 उपवाक्य आए हुए हैं, 2 उपवाक्य आए हुए हैं और बीच में एक योजक चिन्ह आया हुआ है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि सरल वाक्य भी नहीं होगा। अब एक ही विकल्प बचा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मिश्र वाक्य क्या होता है? ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें एक वाक्य अपना अर्थ निकालने के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे कि देखिए, इसी वाक्य में देखिए, अगर एक वाक्य ये है, असावधान होते हैं, और दूसरा वाक्य दिया गया है, लोग तभी गिरते हैं। तो असावधान होते हैं, इस वाक्य का अपना कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसका अर्थ तभी निकलेगा जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, लोग तभी गिरते हैं। यानी लोग कब गिरते हैं? जब असावधान होते हैं। यानी असावधान होते हैं, अपना इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इसका अर्थ निकालने के लिए हमें पहले वाक्य पर निर्भर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं, जो कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है। साथ ही साथ कुछ योजक चिन्ह के ट्रिक होते हैं जिसको पहचान कर भी आप मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं। कौन कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि क्योंकि, जो, कि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। ये जितने भी
शब्द मैंने आपको बताया, ये कहीं भी अगर वाक्य में दिख जाए तो वो हमेशा मिश्र वाक्य होगा। देखिए मैंने आपको जब बताया था, तो जब किस में आएगा? मिश्र वाक्य में आएगा। तो आपको अब कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 मिश्र वाक्य इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? तो पहले तो भाषा परिवार क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक भाषा से जुड़ी हुई या फिर उससे निकली हुई दूसरी भाषा जो एक ही प्रकार की है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको मिला करके हम लोग भाषा परिवार बोलते हैं। दुनिया के प्रमुख जो भाषा परिवार हैं उनकी संख्या लगभग 12 बताई गई है। पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा चीनी, चौथा सेमेटिक, पांचवा टैमेटिक, छठवां आग्नेय, सातवां यूराल या फिर अल्टाइक, आठवां बांटू, नौवां अमेरिका रेड इंडियन और 10वां काकेशस, 11वां सूडानी और 12वां बुशमैन। ठीक है, ये दुनिया की भाषा के परिवार हैं। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? भारत में बोले जाने वाली भाषा परिवार पूछा गया था। तो भारत में केवल 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से भारत में 4 भाषा परिवार हैं? देखिए, पहला हो जाता है भारोपीय, दूसरा हो जाता है आग्नेय, तीसरा हो जाता है द्रविड़ और चौथा हो जाता है तिब्बत धर्मी। ठीक है, किस विकल्प में दिया गया? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। देखिए, भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़ और तिब्बत धर्मी, ये भारत के 4 भाषा परिवार हैं। विकल्प नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यानी भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वह इन्हीं चारों परिवार से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? रेखांकित शब्द यहाँ पर पीतांबर है। पीतांबर में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा समास होगा। देखिए, पीतांबर में हम लोग अब तक बहुब्रीहि समास पढ़े हुए हैं, यानी कि पीतांबर यानी पीला है अंबर जिसका, ये कृष्ण भगवान को कहा जाता है। और इस वजह से देखिए, इसमें पहला जब हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे तो पहला शब्द आएगा पीत यानी पीला, और दूसरा आएगा अंबर यानी पीला है अंबर जिसका, यानी अंबर मतलब कपड़ा होता है। पीत मतलब पीला और अंबर मीन्स कपड़ा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का अर्थ ना दे करके किसी तीसरे का अर्थ अगर देता है, मतलब कोई भी पद प्रधान ना हो और तीसरे पद की प्रधानता दिखाए या फिर तीसरा पद प्रधान हो जाए, जैसे कि कृष्ण भगवान, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न के सापेक्ष आपका बहुब्रीहि उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है इस मंदिर में लोग पीतांबर पहनकर पूजा करते हैं, यानी ये भगवान की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है, ये लोगों की बात की जा रही है। इस वजह से अब ये बहुब्रीहि समास नहीं हो जाएगा, बल्कि इसका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय कैसे होगा? ध्यान से समझिएगा। इसका जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो पहला शब्द आएगा पीत यानी पीला, और दूसरा आएगा अंबर यानी कि कपड़ा, यानी कि लोग पीले रंग का कपड़ा पहन करके पूजा करते हैं। ठीक है, पीले रंग का। तो पहला जो शब्द है पीत, वो विशेषता बता रहा है किसका? दूसरे शब्द अंबर का। और जब पहला शब्द किसी समास में समस्त पद में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। यहां पर कैसे क्लियर हुआ कि बहुब्रीहि नहीं होगा? यहां पर भगवान की बात नहीं की जा रही थी, यहां पर लोगों की बात की जा रही थी कि लोग पीतांबर पहन करके पूजा करते हैं। तो अब तो क्लियर हो गया ना कि भगवान की बात ही नहीं करनी है, तो बहुब्रीहि वाला हमारा गलत हो जाएगा। और यहां पर पहला शब्द जो है पीत जो है, यानी जो पीला है, वो दूसरे कपड़े की विशेषता बता रहा है कि कपड़ा किस तरीके का है, किस रंग का है, तो पीले रंग का है। तो यहां पर कर्मधारय समास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्वंद्व समास नहीं होगा क्योंकि द्वंद्व समास में 2 शब्द होते हैं और दोनों प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, जैसे कि रात दिन हो गया, माता पिता हो गया, तो ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। तत्पुरुष समास भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, तो पीतांबर में कोई भी कारक चिन्ह का लोप नहीं हो रहा है, तो तत्पुरुष भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बहुब्रीहि और कर्मधारय में। बहुब्रीहि तब होता केवल पीतांबर दिया गया रहता और उस समय पीतांबर केवल शब्द दिया गया था और पूछा गया था कि इसमें कौन सा समास होगा, तो उस समय वहां पर बहुब्रीहि समास हो सकता था। लेकिन यहां पर क्लियर किया गया है कि लोग कपड़ा पहन रहे हैं, भगवान की बात नहीं की गई है, लोग की बात की गई है, तो इसलिए यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डैश है। देखिए, हमसे बोला जा रहा है कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगाना, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यानी हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगाना है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी को आप रख करके देखेंगे तो एप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। व्याकरणिक कोटियां क्या होती हैं? तो कोई शब्द किस
एक तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएगा, यानी कि संज्ञा होगा, क्रिया होगा, सर्वनाम होगा, क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों के बारे में हमें पहचानना है कि ये शब्द कौन से हैं। जैसे कि पहला शब्द तो यहाँ पर पहले के बारे में लिखा गया है, दूसरा शब्द अपनाया है तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया, तीसरा आप है तो इसके बारे में लिखा गया, और चौथा उष्ण है तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया। अब हमें छांटना है कि कौन सा विकल्प इसका सही से व्याख्या करता है। देखिए पहला दिया गया सुंदरता, तो देखिए सुंदरता को हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ सुंदरता है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, संज्ञा है। चारों विकल्प में देखिए केवल ऑप्शन नंबर 4 में संज्ञा दिया गया है। दूसरा दिया गया है अपनाया, अपनाना क्या है, क्रिया है, और उसी के सेंस में अपनाया आया हुआ है तो ये क्रिया हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपनाना ये क्रिया है, काम कर रहे हैं आप, किसी चीज़ को अपना रहे हैं यानी काम कर रहे हैं तो ये क्रिया हो जाएगा। तीसरा दिया गया है आप क्या है, देखिए आप क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप बोलूं कि आपका नाम मान लीजिए राहुल है, तो मैं राहुल ना बोल करके अगर आप यूज कर रहा हूं तो राहुल के जगह मैं आप यूज कर रहा था, और किसी का भी नाम क्या होता है वो संज्ञा होता है, तो संज्ञा की जगह पर मैं आप यूज कर रहा हूं, यानी संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आ सकता है उसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। चौथा देखिए उष्ण कहा गया है, यानी कि गर्म कहा गया है, तो गर्म क्या चीज़ है, जैसे कि मैं बोलूँ उष्ण कटिबंध, तो उष्ण क्या होता है, वो कटिबंध का उस पर्टिकुलर जोन का विशेषता बता रहा है कि वहां पर गर्मी है, तो जो भी शब्द विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें तत्सम कहा जाता है। ठीक है, उन्हें तत्सम कहा जाता है। जैसे कि मैं एक शब्द लिखूं ताम्र, ताम्र देखिए ये संस्कृत का शब्द है और ये हूबहू हिंदी में आ गया है, इसलिए इसे हम लोग तत्सम बोलेंगे। और इसका तद्भव क्या होता है, तद्भव यानी कि जो संस्कृत के शब्द है उसका बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप, तो इसे हम लोग तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। तो तांबा जो है ये तद्भव है और ताम्र जो है वो क्या है, वो तत्सम है। तो ऐसे शब्द जो हूबहू संस्कृत से ले लिए गए हैं उन्हें हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, तत्सम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं। तो प्रतिकूलता शब्द कैसे बना हुआ है, देखिए प्रति प्लस कूल प्लस ता, तो कोई भी ऐसा शब्द जो मूल शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। मूल शब्द यहां पर क्या है, कूल है, तो कूल मूल शब्द के पहले प्रति शब्द जुड़ा हुआ है तो ये उपसर्ग हो जाएगा। और कोई भी ऐसा शब्द जो मूल शब्द के बाद में जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और ता क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। यानी प्रति और ता, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, उपसर्ग और प्रत्यय पूछा गया था, तो क्या हमारा उत्तर हो जाएगा प्रति और ता। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 प्रति और ता इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दवाई का बहुवचन है। देखिए दवाई क्या है, दवाई कैसा शब्द है, ये इकारांत स्त्रीलिंग है। दवाई जो है इकारांत स्त्रीलिंग है, तो जब इसको हम लोग बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं तो जो इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं उसके अंत में या आ जाता है। देखिए इसमें या लगा हुआ है और इसमें या लगा हुआ है और इसमें या लगा हुआ है। अब कौन सा तीनों में से सही होगा इसके बारे में जान लीजिए कि जब इसको हम लोग स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं तो या शब्द अंतिम में आ जाता है, और जो ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, वो छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये बड़ी ई की मात्रा थी तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, तो और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब दूसरे और चौथे में से कौन सा सही होगा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर दवाई का प्रयोग किया गया था, यानी व पर आ की मात्रा, और इसमें देखिए चौथे वाले विकल्प में व पर आ की मात्रा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी 3 विकल्प तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए, एक ही विकल्प केवल बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए दवाइयाँ इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नियम क्या होता है, देखिए दवाई जो शब्द है वो इकारांत स्त्रीलिंग है, और इकारांत स्त्रीलिंग को जब बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं तो अंत में या आता है, ये वाला देखिए या आता है अंत में। ठीक है, उसके बाद से जो बड़ी ई की मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी के पहले के जो शब्द होते हैं या वर्ण होते हैं वो हूबहू रहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ही देखिए बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में कन्वर्ट हुआ है और अंत में या आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है, तो श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, श्रीमती हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो ये गलत है, यहाँ पर देखिए ये श्री में छोटी की मात्रा है तो ये गलत है, और ये श्रीमानी तो वैसे ही गलत है। तो कौन सा विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था,
खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली की बात की गई है तो खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 अंक के हिंदी के प्रश्नों को आपने देख लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप KVS PRT 2018 के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।